Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are into the last lecture of probability. At last probability जो है वो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी. मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंसेप्ट्स आपके जहन में आ जाएं probability से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके काम आते हैं. वैसे भी रूटीन लाइफ में अगर आपको कहीं probability पढ़ने का मौका मिले मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर तो आप उन कंसेप्ट्स को यूटिलाइज करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें. आज जो है मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं. कोशिश मैंने ये की है कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो 3 प्रोबेबिलिटीज की जो हमने डेफिनेशंस की थी उनके ऊपर जो है ये तीनों क्वेश्चन जो है वो मैंने सिलेक्ट किए हैं. पहले प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन थी, फिर मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन थी और फिर थी हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन. इन तीनों डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखकर मैंने 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किए हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आप एक अच्छे तरीके के साथ इस चैप्टर को खैराबाद कह सकें. हम आते हैं जी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. देखिए ज़रा. शो डैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू दैट ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7. कि अगर आप 2 डाइस को रोल करते हैं, 2 लुडो के दानों को आप रोल करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मोर देन 7 उसके ऊपर आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने लेस देन 7 आने के हैं. अब जब हम लूडो के दाने को रोल करने वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, अनटिल एंड अनलेस ये वहां पर मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर कि जो डाई आप रोल कर रहे हैं वो लोडेड डाई है, यानी कि उस डाई में ऐसा है, आपने कभी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने देखा होगा कि आप एक लूडो के दाने पे, यार इस दाने पे 6 बहुत आता है, इस दाने पे 1 बहुत आता है, इस दाने में 3 दफा बहुत आता है. क्या होता है कि वो जो दाना होता है ना, लूडो का दाना, वो लोडेड होता है, किसी खास तरफ उसके ज्यादा रुझान होता है. और बाज डाइस ऐसी होती हैं कि जिनके आने के बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होती हैं, उसमें तमाम नंबर के आने के इक्वल चांसेस होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जितने भी इवेंट होंगे वो सारे इक्वली लाइकली होंगे. दूसरी चीज, इक्वली लाइकली तो वो होंगे ही, फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे कि भाई कोई एक नंबर जब डाई के ऊपर आ जाता है तो फिर दूसरा नंबर नहीं आएगा. मसलन डाई के ऊपर अगर 5 आ गया है तो बाकी और कोई नंबर नहीं आ सकता. एट अ टाइम डाई में एक ही नंबर आ सकता है, तो दैट इज 5 आ जाएगा तो वो 6 को रोक देगा, और अगर 6 आ गया तो वो 5 को रोक देगा, या बाकी जितने भी 6 आ गया तो उसने बाकी के तमाम नंबर्स को रोक देना है. तो ये आपस में भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ये इवेंट अगर अलग-अलग से कंसिडर करें तो सैंपल स्पेस भी बना देते हैं. सो ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक मैंने सिलेक्ट किया है. अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं. देखिए जी. शो दैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू दैट ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7. ओके, यहां पर हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, इसका सोल्यूशन को जब मैं करता हूं, व्हेन 2 dice are rolled, तो इस केस में n of s जो होता है वो तो होता है 36 में 1 1 1 2 1 3 1 4, वो एक पूरा सेट हमने बनाया था जब इसकी सैंपल स्पेस हमने डिस्कस की थी 2 डाइस के केस में. ओके, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, n of s जो है वो 36 आ गया. आपके पास 2 इवेंट है, चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7, एक तो मोर देन 7 है और एक है लेस देन 7. आप पहले इवेंट का नाम रख लेते हैं. फर्स्ट करें ए जो है मोर देन 7 जी. सम इज मोर देन 7 का मतलब ये है कि डेट इज सम जो होता है 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है या 12 हो सकता है. ऐसे ही है ना. मोर देन 7 का मतलब यही है कि आपके ऊपर जो 2 डाइस का सम है वो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा या 11 या 12, इन तीनों में से कोई एक. अब इन तमाम इवेंट्स को हम इकट्ठा लिख सकते हैं. मसलन ए जो है यहां पर मैं यूं लिख सकता हूं, सम अगर 8 है, देखिए पहले मैं 8 की बात करने लगा हूं. अगर सम 8 आ गया है तो 8 का सम कैसे निकलता है, 2 6 के साथ, याद होगा
मैंने आपको कहा था कि जब आप डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट करें और उसमें कोई सम निकालना हो तो एक डाई का मिनिमम नंबर और दूसरी डाई का मैक्सिमम नंबर कंसिडर करके अपना स्टार्ट ले लिया करें। मसलन मैं अगर एक डाई का मिनिमम नंबर 1 लेता हूं, दूसरी पे 7 तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब है मुझे एक डाई का मिनिमम नंबर 2 लेना चाहिए और दूसरी का मैक्सिमम नंबर 6 है, तो 2 और 6 को मिलाकर आपका रिक्वायर्ड सम पूरा हो जाता है। वो आपने लिख लिया, पहले 2 6 आ गया, फिर इसको बढ़ाते जाएं और इसको कम करते जाएं। इधर मैं बढ़ाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा, इसको कम करूंगा तो ये 5, इसी तरह से 4 4 5 3 और 6 और 2, ये 8 आ जाएगा। आगे मैंने लिखा हुआ है और का मतलब कॉमा भी है, और ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी कि सारा यूनियन आपने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। मैंने आपको बार बार बताया है कि और का मतलब जो है वो यूनियन भी है, तो आप अगर तमाम सेटों का यूनियन बना लेते हैं तो इसका मतलब है वो और वाले सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके बाद है 9, 9 आपके पास क्या आ रहा है जी, इसके लिए आप कर सकते हैं 3 6 4 5, एक को बढ़ा दें एक को कम कर दें, 5 4 6 3। देखें 3 6 से बात स्टार्ट हुई थी, 6 3 तक गई, 9 का सम कंप्लीट हो गया। 10 के सम की तरफ अगर आता हूं तो आपके पास मिनिमम नंबर होना चाहिए 4 6 5 5 6 4। 10 के सम के लिए ये 11 का सम अगर आ जाए तो 11 के सम के लिए क्या हो सकता है जी, 5 6 6 5। ओके, और फिर इसके बाद आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट 12 का सम अगर आपने निकालना है तो 12 के लिए तो सिर्फ ये 6 6 ही रह जाएगा। आपके पास ये सारे जो हैं जो पॉसिबल जो पॉइंट्स आ सकते हैं जो फेवरेबल हो सकते हैं वो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 जो है वो आपके पास आ जाएंगे फेवरेबल। तो फेवरेबल आपके पास 15 आ गए, फेवरेबल 15 आ जाते हैं। आप इसको NS की बजाय ये भी लिख सकते हैं, आपके पास जो है M इज इक्वल टू 36। एक एक्सपेरिमेंट के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 है, और आपके पास जो है जो फेवरेबल है, फेवरेबल इस केस में देखें क्या आ जाता है जिसको मैंने N से डिनोट करना है, N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, फेवरेबल आपके पास आ गए 15। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू M ओवर N। M ओवर N जो है वो आपके पास ये N आ जाएगा और ये आपका M है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास M ओवर N। M ओवर N का मतलब ये है कि 15 डिवाइडेड बाय 36। अब 15 डिवाइडेड बाय 36 से आप आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए 3 से अगर आप कैंसिल आउट भी करते हैं इसको, तो 3 से कैंसिल आउट करने का मुराद ये है 3 5 द और 3 12 द 5 बाय 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। आप नोटेशन कोई भी यूज कर लें, NS वाली नोटेशन भी यूज करेंगे, इट विल बी ओके। मैंने सिंपली आपको ये बार बार करवाना था कि आपके पास जो है, चूंकि पहली जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है उसमें M और N यूज किया है, तो मैंने M और N का हवाला देकर आपको फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के मुताबिक आपकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने रख दी है। एक चीज तो ये आ गई कि सम इज मोर देन 7, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल आई है 5 बाय 12। अब हम आते हैं इवेंट बी की तरफ, सम इज लेस देन 7। फर्स्ट कर लें सम इज लेस देन 7। अच्छा, लेस देन 7 का सम क्या हो सकता है, लेस देन 7 का सम क्या हो सकता है जी, 6 5 5 का भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 सम नहीं होता बेटा। 1 के लिए आपका मिनिमम सम जो है वो 2 हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते, सम इज 2 और 3 और 4 और 5 और 6। अब इसी सम को जो है बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट की शक्ल में। अगर 2 है सम तो इसका मतलब है 1 1, अगर 3 है तो 1 2 2 1, अगर 4 है तो 1 3 2 2 3 1, अगर 5 है तो 1 4 2 3 3 2 4 1
और अगर 6 है तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। यहां से देखें आपके पास कितना निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसकी फेवर में भी 15 जान ले हैं आपके पास जो है ये 15 आ गया। इसको जो है वो आप लिख सकते हैं जी, ये वाला जी फर्ज कर लेते हैं कि इसका नाम अगर मैं m रखता हूं तो ये कितना आ गया, ये भी 15 ही आ गया ना। और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी देखें क्या निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज आल्सो इक्वल टू m/n। और m/n इसको आप m1 कह दें, इसको आप m2 कह दें, तो ये m2/n आ गई। m2 आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय n आपके पास है 36 और आपके पास ये भी 5/12 निकलती है। तो इसका मतलब है कि दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम निकलता है कि चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू चांस ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। मोर देन 7 का चांस ये है, लेस देन 7 के चांस ये हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो दोनों इक्वल निकलती हैं। इस वजह से हम ये कह देते हैं हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रूव्ड। इसमें सेंटेंस लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं कि चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू चांस ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। इस मैथमेटिकल लैंग्वेज का भी यही मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। ये हमने प्रूफ कर लिया है। कहां से हमें पता चला, ये वाली दोनों हमारे पास थी, इसमें भी आप m1 इसके साथ लिख लें, ये वाला आपके पास ये m1/n है, ये m2/n है। आपके पास दोनों सूरतों में आंसर जो है वो 5/12 निकल आता है। यहां तक ये क्लियर हो गया कि आपके पास ये भी 5/12 है और ये भी आपका 5/12 निकल आता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स। ये दोनों आपके आंसर्स आ जाएंगे और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू चांस ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि आम तौर पर एग्जाम के अंदर भी अपीयर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको समझकर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि मैंने कोशिश की है कि वो पोस्टेरिटी प्रोबेबिलिटी का आइडिया भी जो है वो आपके सामने आ जाए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन आप किसी भी अप्रोच को मद्देनजर रखकर कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। आपके पास जो है, चूंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको तीनों प्रोबेबिलिटीज की डेफिनेशन बताई थी, इस वजह से कोशिश किया कि एक 3 क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपकी प्रोबेबिलिटी की रिवीजन भी हो जाए। जो क्वेश्चन आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी देख लें जरा। देखें जरा ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कहता है ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, B can hit 2 times in 5 shots and C can hit 2 times in 4 shots। यानी कि A के हिट करने की B और C ये 3 आपके पास जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं, वो तीनों टारगेट को हिट कर रहे हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 शॉट्स हिट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 शॉट्स जो हैं वो टारगेट को हिट कर देंगे। अब चीजें कुछ तय कर लेते हैं ये क्वेश्चन करने से पहले। पहली चीज जो आपने ये देखना है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट एंड प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग द टारगेट, इन दोनों को आपने जहन में रखना है। फर्ज करें अगर मैं ये लिखता हूं, इसके सॉल्यूशन के अंदर बात समझ लें। अगर फर्ज करें मैं ये लिखता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखता हूं, तो इसका मतलब है ए कैन हिट द टारगेट। और अगर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका मतलब है बी कैन हिट द टारगेट। अगर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, ए डज नॉट हिट द टारगेट। ए जो है वो टारगेट को हिट नहीं करता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, बी डज नॉट हिट टारगेट, वो टारगेट को हिट नहीं करता। इसी तरह से आप सी से रिलेटेड भी बना सकते हैं। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, सी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या मतलब होगा, सी का मतलब है सी कैन हिट द टारगेट
और C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, C डज नॉट हिट द टारगेट। इस मेंटल सेटअप के साथ हमने मूव करना है कि जो नोटेशन मैं दूंगा उसका मतलब क्या होगा। P ऑफ A का मतलब है A कैन हिट द टारगेट, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है A डज नॉट हिट द टारगेट, P ऑफ B का क्या मतलब होगा, B कैन हिट द टारगेट, और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा B कैन नॉट हिट द टारगेट। इसी तरह C का मतलब है C कैन हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट का मतलब है C कैन नॉट हिट द टारगेट। ये चीजें पहले तय कर लें, ये बात अपने ज़हन में रखें। अब जो है मैं यहाँ पर ये वाला सारा रेस कर रहा हूँ और फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C और प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व कर लेंगे। ले जी, ये सारी चीजें जो हैं हम कर लेते हैं रेस। फर्ज करें इनको रेस करने के बाद जो है मैं बात को आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि बात को समझाना पहले मकसूद था, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है वो बात को लेकर चलना है। अब मैं फर्ज करें यहां पर लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कि A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A कैन हिट द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखें A कैन हिट द टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने यही कहा था ना, ये एग्जांपल भी मैंने कोट की थी इस तरह की। तो इसका मतलब है कि इसके शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। 5 दफा उसने शॉर्ट करता है A और उसमें से 4 शॉट्स जो हैं वो टारगेट को हिट करते हैं, तो उसके टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 4/5 होगी। अच्छा, और इसके साथ अगर मैं ये लिख लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5। A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, A डज नॉट हिट द टारगेट। ओके, मैं B की बात करने लगा हूं, B का क्या मतलब है, B कैन हिट द टारगेट। B के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, B कैन हिट 2 टाइम्स इन 5 शॉट्स, 2/5 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच के तहत, कि 5 दफा उसने शॉट्स किया और उसमें से 2 हिट किए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके फेवर में कितने आए हैं, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 ये आपके पास आ जाएगा B कैन हिट द टारगेट और B does not hit the target is equal to 1 - 2/5 will give you 3/5। and probability of C के लिए C can hit the target 2 times in 4 shots, 2 divided by 4, आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। and probability of C complement is equal to 1 - 1/2 is equal to 1/2। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है C cannot hit the target। ये हमने सारी चीजें पहले से डिसाइड करके आपको बता दी थी मैंने अभी। अब इसके बाद जो है वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट्स हिट। ओके, यहां पर फर्ज कर लेते हैं, ये लिख लेता हूं H, 2 शॉट्स, इस इवेंट का नाम रख लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। 2 शॉट्स हिट द टारगेट। ओके, अब 2 शॉट्स हिट द टारगेट का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ H मालूम करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H कैसे मालूम करती है, 2 शॉट्स हिट करेंगे। आपको याद है इस तरह से हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की थी, इंडिपेंडेंट इवेंट के हवाले से हमने इस तरह के क्वेश्चन किया हुआ है। तो वो क्वेश्चन जो है वो भी टारगेट हिटिंग के बारे में था, जो हमने गौरी मजाइल वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरह का ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखें आपके पास जो है 2 शॉट्स हिट करें, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि A हिट्स एंड B हिट्स एंड C डज नॉट हिट। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 2 शॉट्स हिट करें। ये भी तो हो सकता है, और क्या जी, A हिट्स, B डज नॉट हिट, C हिट। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि A और C तो हिट कर दें, B हिट ना करें। फिर इसके बाद और A डज नॉट हिट, B हिट्स, C हिट्स एंड C हिट्स। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हवाले से मैंने ये सारी स्टेटमेंट लिखी है। अब इसके लिए हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में चेंज हो जाता है A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, और फिर प्लस में A कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब देखें यहां पर आपके पास चीजें सारी अवेलेबल हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैन हिट द टारगेट 4/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/5
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट 1/2। वैल्यूज को प्लग इन करना है सिर्फ उनकी जगह के ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 4/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/2। सो व्हाट विल यू गेट? आपके पास ये देखें 4 to the 8 आ जाएगा और 5 5 the 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। पहला आ गया जी 8/50, दूसरा आ गया 12/50, तीसरा आ गया 2/50। आपका टोटल बनेगा 12 + 2 14, 14 + 8 22/50। 22/50 को आप कर सकते हैं डिवाइड। ले आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में 22/50 किया था, आपको याद होगा हमने उसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। आप भी सोचते होंगे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। अब वो वाला आंसर जो है वो आपका लामा जो है, जो आपका लांबा जो है वो मैंने उतार दिया है। 22/50 देखें जरा आप यहाँ पर, 22/50 योर आंसर इज 0.44। आपकी प्रोबेबिलिटी उस केस में 0.44 है, यानी कि आपने अगर 50 दफा कॉइन को टॉस किया, 22 टाइम्स जो आपका हेड्स आए हैं, वो मैं पिछली बात कर रहा हूं, तो आपके आंसर जो है वो 0.44। दिस इज योर 0.44 है। इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो है कि 2 हिट्स द टारगेट, वो आपके पास आ जाएगा 0.44। इसके बाद दूसरा है आपके पास, फर्ज कर लेते हैं उसका नाम मैं के रख लेता हूं। एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट, एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट, कम से कम 2 शॉट्स जो हैं वो हिट करें। अच्छा जी, कम से कम 2 शॉट्स हिट करने का मुराद ये है कि 2 भी हिट कर सकते हैं या 3 भी हिट कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करें, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए सबसे पहले ये मालूम कर लें। इसका क्या मतलब है, ए भी हिट करता है, बी भी हिट करता है, सी भी हिट करता है, यानी कि तीनों शॉट्स हिट करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं जी, तीनों शॉट्स हिट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों शॉट्स हिट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। ये क्या आ जाएगा जी, ए जो है वो है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, दैट इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 8/50। ये तो हो गई तीनों शॉट्स हिट द टारगेट। अब मैं आता हूं एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ के एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट का मतलब पता क्या है, ये मैं लिख रहा हूं जी 22/50 प्लस 8/50 इज इक्वल टू 30/50 इज इक्वल टू 3/5। ये मैंने क्यों लिख दिया, देखें एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट्स का मतलब ये होगा कि 2 शॉट्स हिट करते हैं या 3 शॉट्स हिट करते हैं। 2 शॉट्स हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूं। आई एम सेविंग माई टाइम। एग्जामिनेशन के अंदर अपना टाइम सेव करने के लिए आप थोड़ा लॉजिकल अगर करेंगे तो 2 शॉट्स हिट की प्रोबेबिलिटी ये है, 3 शॉट्स भी हिट कर सकते हैं तो 3 की ये होगी, तो एटलीस्ट 2 की क्या होगी, 2 भी हिट कर सकते हैं या 3 हिट कर सकते हैं। तो 2 की मैंने ये निकाल ली है ऑलरेडी, ये 3 की है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो 30/50 इज इक्वल टू 3/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब 3/5 जो है आपके पास आ जाएगी, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं जी, 3/5 0.6 आ जाएगा आपके पास। तो एटलीस्ट 3 शॉट्स हिट का मतलब ये है कि 0.6, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो है इसमें भी आपका एक रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टच आपको मिला कि जब आपने शॉर्ट किए तो तब आपको प्रोबेबिलिटी का पता चला। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ये वाला जो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव वाला सीन नहीं था कि हमने शॉर्ट किए
तो फिर हमें पता चला कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। वो प्रोबेबिलिटीज पहले लिखी, फिर उसके मुताबिक 2 शॉर्ट सीट की प्रोबेबिलिटी निकाली। 3 शॉर्ट सीट की एटलीस्ट 2 शॉर्ट सीट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने पहले तीनों शॉट्स के हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये निकाल ली, और फिर इस तीनों शॉट्स की हिट की प्रोबेबिलिटी को 2 शॉट्स के अंदर ऐड कर दिया, तो एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल आएगी। तो तीनों की आपके पास ये आ गई, ये आपके पास आ जाएगा 0.6 का मतलब है कि एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। ये आपके पास आ गई। हम चलते हैं अपने थर्ड बोर्ड की तरफ, जहां पर कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर का। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और काफी दफा आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम के अंदर आपको नजर आएगा। हम इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके के साथ लेकर चलेंगे। देखते हैं जी क्या है, क्वेश्चन क्या है। कहता है 3 coins are tossed, what is the probability of getting at least one head? 3 coins को आपने टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड आएगा। ओके, हम इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। 3 coins को जब टॉस किया है तो आपकी सैंपल स्पेस देखें क्या बनती है। When 3 coins are tossed, सैंपल स्पेस की तरफ आ जाते हैं। सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 3 coins के लिए ट्रिपल एच, यानी कि तीनों पे हेड आ गया। एक तो सैंपल स्पेस ये बन जाती है, सैंपल पॉइंट ये बन जाएगा एच एच टी। अब टी को मूव करते जाएं, यानी कि टेल को बैकवर्ड मूव कर लें, एच टी एच, इसको मजीद बैकवर्ड ले जाएं, टी एच एच, ये इसकी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। इसी तरह से ये भी हो सकता है 3 कॉइन्स के लिए डबल टी एच, तो एच को आप बैकवर्ड मूव करें, टी एच टी, एच टी टी, और लास्ट में आपके पास यही एक पॉसिबिलिटी रह जाती है टी टी टी। इस केस में देखें टोटल सैंपल पॉइंट्स आपके पास कितने बनते हैं, एन ऑफ एस जी, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एन ऑफ एस आ गया। ए क्या है, एटलीस्ट वन हेड। ओके जी, ए जो है वो शो करता है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। क्वाइट सिंपल ना। अब ए से रिलेटेड देखें कौन कौन से सैंपल पॉइंट, जिस जिस सैंपल पॉइंट के अंदर आपको हेड नजर आ रहा है वो सारे लिख लें। कम से कम एक हेड जरूर नजर आना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। एक हेड तो इसमें भी है, इसमें भी नजर आ रहा है हेड, जितने भी हेड वाले हैं वो सारे लिख लें। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये नहीं आएगा। यहां पर आप देखें एन ऑफ ए क्या आता है, 7। ले जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, एन ऑफ ए जो है वो 7 है और 8, 7 over 8, या इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 7 डिवाइडेड बाय 8, 0.875। एटलीस्ट वन हेड आएगा। 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 0.875, 87.5% चांसेस हैं कि आप अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो कम से कम एक हेड जरूर आपको मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन वी आर लुकिंग फॉर। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आता है। आज हमने ये किया कि जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस मैंने पीछे करवाई थी आपको, उन डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखकर मैंने 3 क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए। कोशिश मैंने ये की कि आपके जो रैंडम क्वेश्चंस हैं, जो आपके बेसिक आइडियाज़ हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उन आइडियाज़ को भी क्लियर कर दिया जाए इस लेक्चर के अंदर, और आपकी जो रिवाइज भी हो जाए और आप एक अच्छे तरीके से फर्मली प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को आगे भी यूटिलाइज कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।